हेलो दोस्तों हमारी ऐप विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल के स्टोर में इकोनॉमिक्स और कॉमर्स सब्जेक्ट से रिलेटेड 250 से अधिक कोर्स हैं। तो दोस्तों अगर आप यूजी में हो या पीजी में हो या आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या आपके पास यूजीसी नेट है या आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हो या किसी और कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो जहाँ पर इकोनॉमिक्स और कॉमर्स सब्जेक्ट है, तो आपके लिए हमारे पास कोर्स है। तो दोस्तों हमारी ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल। Hello everyone, welcome to today's session. I am Kajol and in this video we are going to discuss misrepresentation. So misrepresentation is the third condition under free consent. So let's get started. तो अब misrepresentation को पढ़ने से पहले हम ये देख लेते हैं कि हम representation किसको बोलते हैं। तो अब अ स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट मेड बाय वन पार्टी, मतलब यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी एक स्टेटमेंट मेक कर रही है दूसरी कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी को, टू द अदर आइदर बिफोर और एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब या तो कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होने से पहले या फिर उस टाइम पर जिस टाइम पे वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो फॉर्म हो रहा है उस टाइम पे एक कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी जो है वो दूसरी कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी को कोई स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट बताती है, जो भी उस कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड फैक्ट होगा वो, रिलेटिंग टू सम मैटर एसेंशियल टू द फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब वो जो फैक्ट उसने बताया है एक कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी ने वो उस कॉन्ट्रैक्ट की फॉर्मेशन के लिए इम्पॉर्टेंट फैक्टर है या फिर वो एसेंशियल है उस कॉन्ट्रैक्ट की फॉर्मेशन के लिए, इसीलिए वो स्टेटमेंट जो है वो इम्पॉर्टेंट है और इसीलिए वो मेक की जा रही है एक पार्टी के पार्ट पर, विद एन इंटेंशन टू इंड्यूस द अदर पार्टी टू एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट, और दूसरी पार्टी को एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करवाने के लिए वो स्टेटमेंट मेक करी जा रही है, तो उसको हम बोलते हैं वो रिप्रेजेंट कर रहा है एक स्टेटमेंट को या फिर जो भी उसकी इंटेंशन है उसको। अब यहाँ पे इट में बी एक्सप्रेस्ड बाय वर्ड्स स्पोकन और रिटन और इम्प्लाइड फ्रॉम द एक्ट और कंडक्ट। अब यहाँ पे हमने देखा था एक्सप्रेसली भी कोई कॉन्ट्रैक्ट मेक हो सकता है या फॉर्म हो सकता है और वो ही कॉन्ट्रैक्ट जो है इम्प्लाइडली भी फॉर्म हो सकता है, मतलब आपके एक्ट से या फिर आपके कंडक्ट से ऐसा पता चल जाएगा कि आप उस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होना चाह रहे हैं। अब वो स्टेटमेंट जो है वो स्पोकन भी हो सकती है और इम्प्लाइड भी हो सकती है, तो दोनों ही कंडीशंस में हम उसको रिप्रेजेंटेशन ही बोलेंगे कि वो किसी फैक्ट को, एक पार्टी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट किसी फैक्ट को रिप्रेजेंट कर रही है। तो अब ये तो बात हुई रिप्रेजेंटेशन की। अब ये तो उसने जो फैक्ट इंपॉर्टेंट थे किसी भी कॉन्ट्रैक्ट की फॉर्मेशन के लिए वो तो उसने रिप्रेजेंट कर दिए, लेकिन अब अगर ऐसा होता है कि वो कुछ मिस रिप्रेजेंट करता है तो उस केस में अब क्या कंडीशन हो जाएगी यहाँ पर, when wrongly made either innocently or intentionally becomes misrepresentation। तो अब यहाँ पे misrepresentation कब बन जाएगी, जब ये जो स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट है, जब वो एक स्टेटमेंट दे रही है एक कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी, जब वो रॉन्ग है और वो या तो इनोसेंटली, मतलब उसने जानबूझकर वो स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग नहीं बताई है, या फिर इंटेंशनली भी हो सकती है कि उसने जानबूझ के भी वो स्टेटमेंट जो है उसको मैनिपुलेट किया हो सकता है, जो ट्रू फैक्ट्स हैं वो उसने रिप्रेजेंट नहीं किए हो सकते हैं। तो उस केस में हम इसी रिप्रेजेंटेशन को मिस रिप्रेजेंटेशन मान लेंगे, क्योंकि यहाँ पे चाहे वो इनोसेंटली हो, चाहे उसने वो काम जो है वो जानबूझकर नहीं किया हो या फिर वो इंटेंशनली किया हो, जानबूझकर किया हो, तो उस केस में भी हम इसको मिस रिप्रेजेंटेशन ही मानेंगे। अब यहाँ पे मिस रिप्रेजेंटेशन जो है वो दो टाइप से हो सकती है। इनोसेंटली भी कोई मिस रिप्रेजेंटेशन बना सकता है, कोई कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी हो सकता है उससे कोई गलती हो गई हो और उसे पता ना हो कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट में कुछ मिस रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उस केस में उसको हम इनोसेंटली मानेंगे कि उसने इनोसेंटली मिस रिप्रेजेंट किया है। अब दूसरा केस होता है कि जहाँ पे डेलिबरेटली और इंटेंशनली उसने वो स्टेटमेंट जो है वो मैनिपुलेट करी है और वहाँ पर उसने दूसरी पार्टी को डिसीव करने के लिए या उसका कुछ एडवांटेज लेने के लिए दूसरी पार्टी का उसने ऐसा इसीलिए उस स्टेटमेंट को मेक किया है, तो उस केस में फिर हम यहाँ पे मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं बोलेंगे उसको। वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा यहाँ पे लॉ की टर्म्स में वो यहाँ पर फ्रॉड कहलाएगा, मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं। तो अब यहाँ पे मिस रिप्रेजेंटेशन जो है वो सिर्फ इनोसेंटली ही होती है और फ्रॉड जो है वो इंटेंशनली होता है किसी दूसरी कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी को डिसीव करने के लिए। तो यही डिफरेंस है दोनों टर्म्स में कि हम मिस रिप्रेजेंटेशन हम तब बोलते हैं जब इनोसेंटली कोई एक्ट जो है
या फिर कोई स्टेटमेंट जो है वो फॉल्सली रिप्रेजेंट किया गया है, और कब वो एक फ्रॉड बन जाएगा, जब ऐसा काम जो है वो इंटेंशनली किया जाए, डेलिबरेटली किया जाए। तो उस केस में जब वो जानबूझकर ऐसी स्टेटमेंट मेक कर रहा है जिससे दूसरी पार्टी का नुकसान हो और उस पार्टी का फ़ायदा हो जाए जो वो स्टेटमेंट मेक कर रहा है, तो उस केस में फिर हम उसे फ्रॉड मानेंगे। तो यही डिफरेंस है फ्रॉड में और मिसरिप्रेजेंटेशन में लॉ की टर्म्स में। तो अब यहाँ पे डेफिनेशन ऑफ मिसरिप्रेजेंटेशन है, मतलब अभी हमने यहाँ पर मीनिंग ऑफ द मिसरिप्रेजेंटेशन देखा है, अब हम इसका डेफिनेशन देखेंगे जिसमें 3 एसेंशियल कंडीशंस हैं। तो अब उन कंडीशंस को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट कंडीशन है द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी पॉजिटिवली स्टेट्स अ फैक्ट to be true without any reasonable grounds to make such statement or doesn't warrant it to be so। मतलब इस केस में यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी जो है वो पॉजिटिवली ऐसा स्टेट कर रही है, मतलब वो ऐसा पॉजिटिव असर्शन दे रही है कि ये जो पर्टिकुलर फैक्ट है, जो भी वो फैक्ट वो मेक कर रही है, वो उसको ऐसा बोलती है कि ये फैक्ट जो है वो ट्रू है, और उस फैक्ट को ट्रू बताने के लिए उसके पास कोई रीजनिंग नहीं है, तो उस केस में हम उसको मिसरिप्रेजेंटेशन बोलेंगे। ये भी एक कंडीशन है मिसरिप्रेजेंटेशन की, ये भी मिसरिप्रेजेंटेशन की डेफिनेशन की कंडीशन है, जिसमें अगर कोई कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी जो है वो ऐसा कोई स्टेटमेंट मेक करती है और उस पार्टी के पास उस स्टेटमेंट को मेक करने का कोई रीजनेबल ग्राउंड नहीं है और डजंट वारंट इट टू बी सो, और वो ऐसा उसको बैक नहीं कर पा रही है उस स्टेटमेंट को कि वो स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है, तो उस केस में हम इसको मिसरिप्रेजेंटेशन बोलेंगे। तो अब सेकेंड कंडीशन है यहाँ पर अ ब्रीच ऑफ ड्यूटी बाय वन ऑफ द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी। मतलब ब्रीच ऑफ ड्यूटी का मतलब है कि मान लेते हैं 2 कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज हैं और उनमें से कोई एक पार्टी ब्रीच ऑफ ड्यूटी करती है, मतलब अपनी ऑब्लिगेशंस को जो उसे उस कॉन्ट्रैक्ट में परफॉर्म करने थे वो परफॉर्म नहीं करती और ब्रीच ऑफ ड्यूटी हो जाता है यहाँ पर बाय वन ऑफ द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी विदाउट एन इंटेंशन टू डिसीव। मतलब उसने वो ब्रीच ऑफ ड्यूटी या फिर ऑब्लिगेशन को जो उसने परफॉर्म नहीं किया है वो उसने दूसरी पार्टी को डिसीव करने के लिए नहीं किया है, उसमें वो इंटेंशनली नहीं किया उसने, मतलब जो भी ड्यूटी है, जो भी ब्रीच ऑफ ड्यूटी है वो उसने इंटेंशनली नहीं की है, तो उस केस में ब्रिंग्स एन एडवांटेज टू हिम। लेकिन उससे क्या होता है कि वो इंटेंशनली तो उस कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच नहीं कर रहा है, लेकिन उससे क्या हो रहा है, उसका फ़ायदा हो रहा है और दूसरी पार्टी जो है उसको उसका लॉस हो रहा है। तो इस केस में भी हम इसको मिसरिप्रेजेंटेशन ही कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर चाहे उसने इंटेंशनली वो काम नहीं किया लेकिन उससे दूसरी पार्टी का जो है वो लॉस हो रहा है, तो उस केस में इसको भी हम मिसरिप्रेजेंटेशन ही मानेंगे। तो अब लास्ट कंडीशन है यहाँ पर अ पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट कॉजेज द अदर पार्टी to the agreement to make a mistake as to the subject matter of the contract। अब यहाँ पे जो subject matter of the contract है, अब वो सब्जेक्ट मैटर कुछ भी हो सकता है। सब्जेक्ट मैटर हमने डिस्कस किया था कि हम सब्जेक्ट मैटर उसको कहते हैं जिसके ऊपर कोई कॉन्ट्रैक्ट बन रहा होता है, जिस चीज़ को लेकर कोई कॉन्ट्रैक्ट मेक हो रहा है। जैसे मान लेते हैं कि अगर वीट को लेके, गेहूं को लेके कोई कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है बाय और सेल करने का, तो उस केस में उस कॉन्ट्रैक्ट में वीट सब्जेक्ट मैटर बन जाएगा। तो अब यहाँ पर ऐसा होता है कि सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट को लेकर कोई मिस्टेक होती है, एक पार्टी दूसरी पार्टी को ऐसा रिप्रेजेंट करती है कि वो उस अग्रीमेंट में एंटर हो जाए, और यहाँ पर ऐसा होता है कि वो ट्रू फैक्ट्स नहीं है जिनके ऊपर वो कॉन्ट्रैक्ट मेक हो रहा है, तो उस केस में भी हम उसको मिस रिप्रेजेंटेशन ही मानेंगे। तो यही 3 एसेंशियल कंडीशंस हैं जो डिफाइन करती हैं मिस रिप्रेजेंटेशन को। तो अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम इन्हीं 3 कंडीशंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे विद एग्जाम्पल्स। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।